ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये इनके लेखक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। उनका जन्म सन 1907 में यानी कि 1907 में और निधन है, उनकी मृत्यु है वो 1979 में हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना, वो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े जाने माने साहित्यकार माने जाते हैं। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। उनका जन्म है वो बलिया उत्तर प्रदेश और जिला बलिया उत्तर प्रदेश, दुबे का छापरा ऐसा गांव का नाम है, वहां पे हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भारत सरकार से पद्म भूषण का सम्मान प्राप्त हुआ है। अभी आप समझ सकते हो कि इन्होंने कैसे साहित्य की रचना की होगी। ये इन्होंने क्या क्या कौन सी विधाओं में काम किया है। तो वो बहुत अच्छे निबंधकार थे, बहुत अच्छे उपन्यासकार थे, समालोचक तथा शोधकर्ता थे। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये जो है उनका मुख्य साहित्य माना जाता है। इसे मैं अभी समझाती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले विधा क्या रहती है, ये हम पाठ जो स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम जो लेखक परिचय करते हैं उसमें मैं आज आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है वो बताती हूँ, ठीक है। उन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप लोगों को पता है पद्म भूषण किसे मिलता है। बहुत अच्छे निबंधकार, बहुत अच्छे उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता। समालोचक मतलब क्या, वो जो साहित्य है जो उनके समय में या उनसे पहले के समय में बना गया है उसकी आलोचना करना। आलोचना करना मतलब क्या रहता है, आलोचना करना मतलब कि कोई भी साहित्य है उसका प्लस और माइनस, बुरा और अच्छा दोनों चीजों है उसकी आलोचना करके लिखना। और शोधकर्ता मतलब क्या, कोई लेखक शोधकर्ता कैसे हो सकता है, पर द्विवेदी जी है कैसे, उन्होंने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का उद्भव कब हुआ और विकास कैसे हुआ। हाँ, आज जो हम हिंदी पढ़ते हैं या लिखते हैं वही हिंदी पहले से नहीं चली आ रही है। जैसे आप लोगों को मैं बताऊं तो हम कबीर के दोहे पढ़ते हैं, है ना, तो या बिहारी की सतसई के दोहे पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती, वो लैंग्वेज कौन सी थी, वो भाषा कौन सी थी पहले। कवि और लेखक जैसे हम आज भी देखते हैं कि जैसे हम प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं, हाँ, तो उनकी लैंग्वेज अलग रहती है, उनकी भाषा हिंदी ही रहती है पर उनकी भाषा अलग रहती है। हम कवि प्रसाद जी को पढ़ते हैं तो उसकी भाषा अलग रहती है। हाँ, कोई बहुत ही हार्ड वर्ड यूज करते हैं लिखने में, है ना, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, और कोई इतनी इजीली लिखता है, इतनी सरल भाषा में लिखता है कि हमें पढ़ते ही समझ में आ जाता है ना। जैसे हमने स्टैंडर्ड 8 में एक पाठ पढ़ा था ईदगाह, हाँ, तो प्रेमचंद जी ने इतने सरल शब्दों में लिखा है, उनकी भाषा ऐसी रहती है कि वो जैसे हम बोलते हैं वैसे ही उन्हीं शब्दों में प्रेमचंद जी लिखते हैं। हाँ, पर उनकी प्रेमचंद जी की भाषा में कैसे रहता है कि बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे शब्द है वो गांव के रहते हैं। तो प्रेमचंद जी ऐसे लिखते थे। तो बहुत सारे जैसे मैंने बताया कि लेखक रहते हैं वो अलग अलग तरीके से लिखते हैं। हाँ, वो अलग अलग भाषाओं में लिखते हैं। पर्टिकुलर वो हिंदी लैंग्वेज ही रहती है, हिंदी भाषा ही रहती है, पर वो जो विस्तार में रहते हैं उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर रहता है कि वो जहाँ पे रहते हैं वो जो हिंदी रहती है उसमें लिखते हैं। अभी हम जैसे गुजरात में रहते हैं, जैसे हम राजकोट में रहते हैं, राइट, तो हमारी गुजराती बोलना और लिखना अलग है, ये आप लोगों को पता है। जैसे कोई अहमदाबाद में रहता है तो उसकी गुजराती बोलना और लिखना, वो जो शब्द यूज करते हैं वो चीज अलग रहती है। हाँ, तो ये चीज हम समझ सकते हैं क्योंकि हम गुजरात में रहते हैं। तो वैसे ही हिंदी साहित्य का है, तो वैसे ही हिंदी भी अलग अलग तरह की है। मेरठ में अलग हिंदी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में अलग हिंदी बोली जाती है, महाराष्ट्र में अलग हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ पे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है उन्होंने क्या किया था, हिंदी साहित्य का उद्भव कहाँ से
हिंदी भाषा का और हिंदी साहित्य का। साहित्य मतलब ये होगा कि हिंदी में पहली कहानी कब लिखी गई, हिंदी में पहला काव्य कब लिखा गया। हाँ, तो ये सब चीजें हैं जिसका उन्होंने क्या किया, जिसकी उन्होंने शोध की, ढूंढा वो चीज कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का उद्भव कब हुआ, और सिर्फ उद्भव नहीं, इसका विकास कब हुआ, कैसे कैसे उसका विकास होता गया, कौन से लेखक, कौन से कविता बनाने वाले या काव्य रचने वाले, महाकाव्य रचने वाले, निबंध रचने वाले, बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने उसकी शोध की और उसका साहित्य लिखा। तो ये उनका पूरा उपन्यास बोलो या बहुत बड़ा साहित्य है कि उन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, तो ये उन्होंने उसकी शोध की थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो बहुत जाने माने हिंदी साहित्य में बहुत सम्माननीय जो लेखक है वो माने जाते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत सारे निबंध भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और समालोचना और शोध कार्य भी उन्होंने किए हैं। शोध करता है वो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं वो, जिन्होंने ये सब शोध की थी कि हिंदी भाषा आखिर कब से बोली जाती है। जैसे संस्कृत हमारी जननी, सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, तो संस्कृत भाषा में से देवनागरी में से हिंदी, तो ये सब चीजें कैसे हुई, कहाँ से आई, वो कौन से लेखकों ने कहाँ कौन सी हिंदी लैंग्वेज, कौन सी भाषा का हम उपयोग करते हैं, ये सब चीजें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहना चाहते हैं कि क्या निराश हुआ जाए। हम ऐसा मानते हैं कि दुनिया में मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं रही है, कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि अच्छे लोग, अच्छाई बची ही नहीं। अगर सादी और सरल भाषा में हम बोले तो यहाँ पे कुछ अच्छाई जैसी चीज ही, हम ऐसा मानते हैं कि मानवता जैसी कोई चीज ही नहीं है। आज सब अपने अपने जीवन में खुश है, एक दूसरों की मदद करना कोई नहीं चाहता है। पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसा बोलते हैं कि भारत में ऐसा नहीं है, हमें ऊपर से ऐसा लगता है कि मानवता है वो नहीं है, कोई किसका सहयोग करना नहीं चाहता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। भारत के हर एक लोग में अंदर कहीं पे भी अभी भी मानवता है, लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, लोग गुनाह करने से डरते हैं। तो वो क्यों होता है ऐसा, वो जो है आगे हमारा ये पाठ है, क्या निराश हुआ जाए, क्या हम ऐसे निराश हो जाए कि हमारी दुनिया में अभी मानवता नहीं है, कोई एक दूसरे का सहयोग नहीं करेगा, क्या ऐसे निराश हुआ जाए, ऐसे द्विवेदी जी हमें सवाल पे खड़े करते हैं और फिर उसका वो अपने जीवन में घटी हुई कुछ घटनाएं बनाते हैं और उसका निराकरण लाते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में क्या कहना चाहते हैं, द्विवेदी जी बोलते हैं कि कभी मैं समाचार पत्र लेके बैठता हूँ, जब भी हमारी बात करते हैं तो हम जब भी समाचार पत्र लेके बैठते हैं, यानी कि न्यूज़पेपर लेके बैठते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा न्यूज़ कौन सी चीज के रहते हैं, यही चोरी, ठगी या तस्करी, है ना। ये सब समाचार देखकर हमें क्या लगता है कि दुनिया में क्या कुछ अच्छी चीजें रही ही नहीं है, सब बुरी चीजें ही हो रही है, ऐसा है क्या। तो द्विवेदी जी बोलते हैं कि ये सब कभी कभी मैं समाचार पत्र जब भी मैं लेके बैठता हूँ और ये सब खबरें जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मेरा मन बैठ जाता है। मन बैठ जाना मतलब कि उदास हो जाना या डर ऐसे लग रहा है कि ये क्या है, सब क्या दुनिया में हमारा जो भारत था उसमें क्या यही चीजें होने लगी है, यही चीजें हो रही है, कुछ अच्छी बातें हो ही नहीं रही है। जितना ऊंचा पद हम देखते हैं, जितना ऊंचा पद द्विवेदी जी से बोल रहे हैं कि जितना ऊंचा पद मतलब कि कोई ऐसी अच्छी पोस्ट हमें दिखती है वो उतनी ही है, उसमें उतने ही अधिक दोष दिखते हैं, है ना। जैसे क्यों ऐसे बड़ी नौकरी क्यों करना चाहते हैं लोग, क्योंकि उसके अंदर से ज्यादा पैसे मिलते हैं, और कोई नौकरी में ज्यादा पैसे कैसे
के हिसाब से, पद के हिसाब से हमें उसके अंदर दोष नजर आते हैं। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि क्या वो सपना कहाँ गया जो गांधी जी और तिलक ने, है ना, बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी ने जो सपना देखा था कि मेरा भारत ऐसा होगा, या जब भी हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी उसके बाद गांधी जी ने ऐसा सोचा था कि भारत कैसा होगा, तो क्या वो भारत नहीं है? कौन सा सपना देखा था गांधी जी ने कि कैसा होगा हमारा भारत? तो वो सपना, वो उनके सपनों का भारत क्या भारत नहीं बन पाया स्वतंत्रता मिलने के बाद भी? तो द्विवेदी जी के बोलते हैं कि मनुष्यों की है वो अपने मूल्यों के प्रति आस्था हिलने लगी है। वो जो मूल्यों में मानता था, वैसे वो मूल्य मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूल्य मतलब क्या होता है, हमारे संस्कार या जो चीजें हमें जो अच्छी चीजें जो मिली है, तो वो जो चीजें हैं वो क्या वो सब उसके प्रति जो हमारी आस्था थी, जो हमारा विश्वास था, वो सब क्या हो रहा है, हिलने लगा है। ऐसा हम एक दूसरे के प्रति इतना सरलता से विश्वास ही नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि हमें सबसे पहले तो यही दोष, पद के ऊपर दोष, फिर इंसान के ऊपर ऐसा लगता है ये बेईमान होगा। हाँ, तो हम मनुष्य के ऊपर इतना सरलता से अधिक विश्वास नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, मनुष्य के मूल्यों के प्रति है वो आस्था हिलने लगी है, वो विश्वास ही नहीं रहा है। तो क्या हमारे जो गांधी जी थे या तिलक जी थे, उन्होंने क्या ये भारत हम सोचा था, उनके सपनों का भारत ये था क्या? फिर और एक चीज यहाँ पे बोली है कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय संस्कृति। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हमारे ऊपर द्रविड़, दूसरे रास्ते से आर्य, मतलब कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं भारत में, तो द्रविड़ आए थे, उसके बाद मुसलमान आए थे। तो ये संस्कृतियां हैं जो तत्कालीन समाज में थी। हाँ, सबसे पहले द्रविड़ आए थे, वो हमें पता है, हम इतिहास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद मुसलमान आए थे, उसके बाद यूरोपियन आए थे। तो हमारी संस्कृतियां, बहुत सारी बाहर से जो संस्कृतियां आई, उसको हमने हमेशा क्या किया, उसका स्वागत किया, और हम लोग कैसे रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो क्या वो संस्कृतियां हैं जो हमारा भारतवर्ष है, जो सब संस्कृतियों के साथ रहता है, मिलकर रहता है? हाँ, तो वो भारतवर्ष क्या मूल्यों को भूल गया है? क्या हम एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रख सकते? इतने हमारे मूल्य खराब हो गए हैं कि हम मानवता, परस्पर सहयोग, ये सब मूल्यों में अभी हम नहीं मानते हैं। तो द्विवेदी जी हमें यही बोलते हैं कि ये सब न्यूज़पेपर में या समाचार पत्र में जब भी हम ये सब देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि क्या सही में ऐसा हो गया है कि हमारे सब भारतवर्ष के मूल्य हैं वो सब खत्म हो गए, सब अच्छाइयाँ हैं वो क्या खत्म हो गई है? तो क्या हमें निराश हो जाना चाहिए कि बस अभी सब अच्छाई खत्म हो गई भारतवर्ष में? पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यही बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं कि मूल्य है भारतवर्ष के, वो खत्म नहीं हुए, वो सिर्फ अंदर कहीं गहराइयों में दब गए हैं, वो खत्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, भारतवर्ष में हमेशा ऐसा माना जाता है कि भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं होना चाहिए, है ना, कि पैसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भौतिक वस्तु मतलब क्या हो गया कि जैसे जमीन है, पैसा है, उसका संग्रह नहीं करना चाहिए, संस्कार होने चाहिए, राइट, कि मूल्य होने चाहिए। हाँ, दूसरों की मदद करने, संस्कार का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मूल्य, जो हमारे भारतीय मूल्य है कि एक दूसरे को मदद करना है, हमेशा एक दूसरे के साथ चलना है, विश्व बंधुत्व की भावना रखनी है, ये सब है हमारे भारतीय मूल्य। तो भारत ने कभी भौतिक वस्तु को संग्रह करने को महत्व नहीं दिया है, वो हमेशा मूल्यों को साथ लेके चलता है। आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में बहुत सारे भारतीयों को आगे बढ़ने का मौका मिला, है ना, बहुत सारे
क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र हो या कृषि क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, तो बहुत सारे लोग आगे बढ़े। पर क्या हुआ कि वो सब लोगों ने क्या किया, ये संत द्विवेदी जी का कहना है कि सब लोग क्या करते हैं कि आगे जाके अपनी जैसे ही वो कोई ऊंचे पद पे पहुंचते हैं तो वो अपनी सुख सुविधा ज्यादा देखते हैं और दूसरी चीजों को भौतिक वस्तु का संग्रह ज्यादा करते हैं, अपनी सुख सुविधा ज्यादा देखते हैं और क्या करते हैं, मूल्यों को धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो पूरी तरह से मूल्य है वो भूला नहीं गया है, मूल्य को हम साथ में ही रख के चलते हैं, पर सुख सुविधा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अभी ये जो विकार है, द्विवेदी जी कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब मनुष्य के अंदर होता ही है, तो ये हमारे आंतरिक विकार है और हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सब को संयम में रखना चाहिए। भारत में ये हमें सिखाया जाता है ना, कि ये सब चीजें हैं, हमारे जो विकार है योग के द्वारा या ये सब चीजों के द्वारा हमें हमारे विकार है, जो आंतरिक विकार है, हमेशा उसे संयम में रखना चाहिए। लोभ, मोह, किसी वस्तु का अति लोभ रहता है वो अच्छा नहीं रहता है, मोह अच्छा नहीं रहता है, गुस्सा ज्यादा, क्रोध अच्छा नहीं रहता है, तो उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। तो ये चीज हमें योगा के द्वारा सिखाई जाती है, ये हमारी संस्कृति में है ये चीज। तो द्विवेदी जी हमें यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को संग्रह करना नहीं सीखा है, कभी भी वो क्या करता है, वो ये सब चीजें हैं जो लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब आंतरिक विकार है, उसे संयम में रखना हमेशा वो चलता है, मूल्यों पे ध्यान देता है, मूल्यों के साथ आगे बढ़ता है। पर अभी वो अभी क्या कर सकते हैं, अभी वो ऐसा हो गया है कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो ऊंचे पद पे हैं या आगे चल रहे हैं वो क्या करते हैं, अपनी सुख सुविधा पे ज्यादा ध्यान देते हैं और मूल्यों को भूल रहे हैं। ओके, इसके बाद है वो द्विवेदी जी कानून की बात कर रहे हैं कि हमारा कानून है जो है वो हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ रहता है। पर कैसे, द्विवेदी जी कानून और धर्म को एक साथ कैसे लेते हैं, ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। आभार।